नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय वर्त। तो भाई ये अगला भाग है। इससे पहले वाले भाग यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे भाग मिल जाएंगे, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी लंबी चलने वाली है, पुस्तक भी बहुत सारे, देखो कितने सारे हैं, ठीक है ना। तो चौधरी दौलत राम कौन? अच्छा, वह छावनी में भोजन सामग्री पहुंचाने वाला। मैं पूछता हूँ कोई परदेसी तो नहीं आया? ना महाराज, अभी तो मधुसूदन भी नहीं लौटा, जिसे कितने ही दिन हुए आपने कहीं बाहर भेजा था। अच्छा, हेमचंद्र ने उपेक्षा भाव से अपने कंधों को हिलाया और दरबान को वहीं छोड़ा। ड्योढ़ी में प्रविष्ट हो गया, वहां जहां बाहर की अपेक्षा अधिक सील और धुंधलका फैला हुआ था। एक मोड़ घूमकर वह चौड़ी सीढ़ी पर चढ़ने लगा और छत पर जा पहुंचा, जहां रसोई के सामने एक दक्षिणी ब्राह्मण बैठा नारियल पी रहा था। धुएं की मध्यम लकीरें और पकवानों की सुगंध वायु में फैल रही थी। मालिक को आता देख कर ब्राह्मण नारियल रखकर उठ खड़ा हुआ। हेमचंद्र ने अपने कमरे में जाने से पहले पूछा, कहिए पंडित जी, क्या क्या सब्जियां बनी हैं? श्रीमान, उड़द की दाल, तले हुए बैंगन, लौकी की भुजिया और क्या नाम उनका, सलगम भी बनाए हैं। कोई मीठी चीज नहीं बनाई क्या? रबड़ी और मीठे चावल भी तैयार हैं। अच्छा, और गर्म पानी तैयार है महाराज। ठीक है, मैंने तुम्हें दोपहर को बतलाया था कि आज शाम को एक अतिथि आएंगे। यद्यपि वे अभी नहीं आए, किंतु वे आएंगे अवश्य। तुम आनंद से नारियल पियो, मैं कुछ देर छत पर बैठता हूँ। पलंग तो वहाँ बिछा है ना? हाँ श्रीमान। हेमचंद्र ने पगड़ी उतार कर रसोइये को दे दी कि उसे अंदर चौकी पर रख दे, और स्वयं सिर पर हाथ फेरता हुआ ऊपर छत पर जा पहुंचा, जिसकी झरोकेदार मुंडेर के साथ गली में लगे वृक्ष की शाखाएं छत से लगभग 2 गज उभरी हुई थी और हवा से झूम रही थी। उनमें दूर क्षितिज में हल्की हल्की लाली फैली हुई थी। मधुर मंदर ब्यार बह रही थी। छत पर जाकर हेमचंद्र सीढ़ी की ओर पीठ करके पलंग पर बैठ गया और किसी आगंतुक की प्रतीक्षा अत्यंत आतुरता से करने लगा। इस तरह बैठा बैठा वह गहरी चिंता में डूब गया। बीते दिनों के चित्र कभी कर्मानुसार, कभी अवस्थित रूप में कोई भाग धुंधला, कोई अधिक स्पष्ट उसके मानस चक्षुओं के सामने गुजरने लगे। आज ना जाने क्यों उसका मन अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करने और प्रत्येक व्यक्ति के गुण अवगुण परखने की उत्कंठा लिए हुए था। वह चिंताओं के गहन सागर में डूबता गया। नई फूली कीकर की कोमल कोपलों पर नन्हे नन्हे गोल पीत पुष्प सोने के गोल दानों के समान लगे हुए थे। एक शाखा पर भीड़ों का छत्ता था और उस पर चिपटी हुई सैकड़ों भीड़ों से ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने हल्दी से भरी थाली को उल्टा टांग रखा हो और किसी मायावी शक्ति द्वारा उसके भीतर की वस्तु नीचे गिरने के बजाय उसके साथ ही चिपक गई हो। धीरे धीरे पश्चिमी क्षितिज की अरुणिमा विलीन हो गई। संध्या का झुटपुटा अंधकार भी परिवर्तित होकर हर वस्तु को निगलने लगा। पीले फूल पहले मध्यम होकर पत्तों और शाखाओं में विलीन हुए और फिर अंधकार का हिलता झूमता ढेर सा बन गए। भीड़ों का छत्ता क्षीण चंद्र के समान प्रतीत होने लगा। लगता था कि चंद्रमा अंतरिक्ष से गिरकर वृक्ष में अटक गया है। फिर अकस्मात उस छत्ते के ऊपर शाखाओं के बीच से एक सितारा चमकने और आंख मिचौली करने लगा। इसके साथ ही हेमचंद्र के विचारों का क्रम टूट गया। बाहर नीचे द्वार पर 2 घोड़े आ रुके। संभवतः वह अतिथि आ पहुंचा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। आशा और उत्कंठा से वह उठा और सीढ़ी के किनारे खड़ा हो गया। इतने में उसका अनुचर मधुसूदन अपने स्वामी के दरिद्रता और गरीबी के दिनों के मित्र रविशंकर को साथ लेकर ऊपर चढ़ आया। आहा, नमस्कार पंडित जी। अपने मित्र को देखकर हेमचंद्र प्रसन्न होता हुआ बोला, आप आ गए। आपके दर्शन के लिए तो आंखें तरस रही थी। और वह सीढ़ी से उतरकर नीचे आ गया। दोनों मित्र प्रेम से गले मिले। रविशंकर बोला, यदि ना आता तो आपका दूत संभवतः मुझे बंदी बनाकर ले आता। आपने इसे इतनी कड़ी आज्ञा देकर भेजा था कि इस भले आदमी ने तैयारी के लिए मुझे 1 दिन का भी समय ना दिया। कैसी तैयारी के लिए समय चाहिए या
चाहिए या महाराज भाभी होती तो मान लेते कि आपको कुछ समय की आवश्यकता थी, शायद वह अपने देवर के लिए कुछ भेजना चाहती। 1 वर्ष के ऊपर हो गया है हमें मिले हुए, आप ना तो स्वयं आए ना कभी पत्र भेजा, मैंने बुला भेजा तो तैयारी के लिए समय की शिकायत करने लगे, किंतु आप ही सोचो भला। हेमचंद्र बात पूरी किए बिना ही मुस्कुरा दिया। रविशंकर बोला, बात यह नहीं कि आपसे मिलने के लिए ढील करना चाहता था, बात कुछ और ही थी। जरा आराम से बैठेंगे तो बताऊंगा। इस समय तो मुझे थोड़ा गर्म पानी चाहिए ताकि हाथ पांव धो लूं। हेमचंद्र अपने सेवक की ओर मुड़ा और कहने लगा, स्नानागार में दीपक और गर्म पानी से भरा कलश पहुंचा दो और जिस वस्तु की इन्हें आवश्यकता हो वह वहां रख दो। मैं बैठक में जाता हूं, जब यह स्नान कर चुके तो इन्हें वहां ले आना, तभी हमारा भोजन भी वहां पहुंचा देना। बैठक काना फानुसों के तेज प्रकाश से जगमगा रही थी। सारा कमरा राशि ठाट बाट से सजा हुआ था और उसके फर्श पर मखमल का कालीन बिछा हुआ था। कमरे में 2 पलंग और चौकियां रखी हुई थी। एक चौकी पर हिसाब किताब के मोटे मोटे ग्रंथ, कई प्रकार के नक्शे, आय व्यय के विवरण और बादशाह के कुछ आदेश रखे हुए थे। पलंगों पर साफ सुथरे रेशमी बिस्तर बिछे हुए थे। दीवारों के खाली भाग पर खूंटियां गाड़ गाड़ कर 2-2 तलवारें और एक ढाल सजाई हुई थी। किसी युद्ध के 2 चित्र भी टंगे थे। एक और कोने में चौकी पर पूजा पाठ का सामान रखा हुआ था और उसके पास आसन बिछा हुआ था। धूपदानी में अग्नि का एक लाल अंगारा रखा हुआ था और उससे उठती हुई सुगंधित धुएं की पतली सी लकीर वातायन से आते पवन के झोंकों से खिलवाड़ करती हुई सारे कमरे में सुगंध फैला रही थी। हेमचंद्र ने जूती बाहर उतार कर कमरे में प्रवेश किया और शेर की खाल से पांव पोंछकर पलंग पर बैठ गया। आज उसका मन अपने पुराने मित्र से मिलकर अत्यंत प्रसन्न था। नौकर दोनों पलंगों के निकट कालीन पर 2 चौकियां लाकर रखने लगा ताकि उन पर थाल और पानी के गिलास लाकर रखे जा सकें, किंतु हेमचंद्र ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, खाना हम नीचे बैठकर ही खाएंगे। खिड़कियों के पास कालीन पर सफेद चादर बिछा दो। बाहर से आते हुए रविशंकर ने कहा, तुम पहले हाथ धो लो। रसोइये ने बताया है कि भोजन तैयार है। तुम्हें संभवतः भूख ना हो, पर मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। भोजन करते हुए बातें भी होती रहेंगी। हेमचंद्र मुस्कुराता हुआ उठकर बाहर आ गया। नौकर ने उसके हाथ धुलवाए और वह आकर चादर पर बैठ गया। जब भोजन परोस दिया गया हो, हेमचंद्र नौकर से बोला, हमारे लिए भोजन पर्याप्त है। जिस चीज की आवश्यकता होगी आवाज देकर मंगवा लेंगे। तुम आराम से रसोई में बैठो। दोनों ने भोजन आरंभ किया। नौकर चला गया। हेमचंद्र ने पूछा, पहले तो यह बताओ कि इतनी देर तक तुम मिलने क्यों नहीं आए? कुशल क्षेम पत्र क्यों नहीं भेजा? रविशंकर ने उत्तर दिया, इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि तुमने ऐसे मार्ग का अवलंबन किया है जो उससे सर्वथा विपरीत है, जो उस रात तुमने सोचा था, जिस रात पठानों ने एक वीर राजपूत और उसकी युवा बहन की हत्या की थी। उस समय तो तुम भारत भूमि से विदेशी शासन की जड़ों को उखाड़ फेंकने का स्वप्न देख रहे थे, किंतु अब विदेशी बादशाह के पदाधिकारी बनकर उस शासन को सुदृढ़ बनाने में लगे हुए हो। यह सुनकर हेमचंद्र एक बार तो चुप सा रह गया, फिर बोला, तुम ठीक कहते हो रविशंकर, किंतु मैं तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ कि जब से मैं कोतवाल बना हूँ, मैंने सब पठान सिपाहियों की नाक में नकेल डाल दी है। क्या मजाल जो कोई शरारत कर जाए। कोतवाल हेमचंद्र के अधीन सिपाही या तो शालीन व्यवहार करते हुए नौकरी कर सकता है या उसे अपमानित होकर पदच्युत होना पड़ता है। रविशंकर कहना चाहता था कि इस तरह उसने छोटी बुराइयों को बंद करने की चेष्टा में बड़ी बुराई की और से अपनी आंखें बंद कर ली हैं, किंतु वह बोला नहीं, चुपचाप भोजन करता रहा। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए विषाद अथवा क्षोभ का भाव उभर आया, किंतु क्षण भर बाद वह विलीन हो गया और पानी के 2 घूंट पी लेने के पश्चात वह बोला, मेरे इतने देर तक ना आने का एक कारण तो यह है जो मैं बता चुका हूँ, और दूसरा कारण यह है कि मैं अपने को हेमू की मित्रता के योग्य बनाने का यत्न कर रहा था। किसी खोमचे वाले से तो समय कुसमय मिला जा सकता था, किंतु जब मित्र कोतवाल और उच्च पदाधिकारी बनने के लिए
अत्यधिक प्रयत्न कर रहा हो तो उससे मित्रता करने की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को भी ऊंचा उठना चाहिए। अतः मैंने दिन रात एक करके ज्योतिष, मनोविज्ञान, धर्म, न्याय, नीति तथा दर्शन का स्वाध्याय आरंभ कर दिया था। मैंने इस्लामी भाषाओं और उनके धर्म का भी अध्ययन किया। तुम कुछ मास मुझे और ना बुलाते तो मैं इन विद्याओं में पारंगत हो जाता, किंतु अब भी मैंने इनका पर्याप्त अध्ययन कर लिया है। हेमचंद्र प्रसन्न मुद्रा में बोला, यह और भी अच्छा हुआ, मुझे किसी और परामर्शदाता का प्रश्रय नहीं लेना पड़ेगा। मैं आपको किसी अच्छे पद पर नियुक्त कराने का प्रयत्न करूंगा। तुम गलत समझ रहे हो हेमू, मुझे तो यह ही बुरा लग रहा है कि तुम यवनों की नौकरी करने लगे हो। इस स्थिति में मैं स्वयं कैसे स्वतंत्रता की श्रृंखला अपने पांव में डलवा लूं? ब्राह्मण की स्वतंत्र आत्मा कोई बंधन स्वीकार नहीं कर सकती। यजमानों से पेट भरने योग्य भोजन पाना और ज्ञानवर्धन में लगे रहना, इससे अधिक ब्राह्मण को किसी चीज की इच्छा नहीं होती। मुझे तुम्हारी मित्रता ही पर्याप्त है। यदि किसी जटिल मामले में मैं तुम्हें अपना तुच्छ परामर्श दे सकूं, यदि किसी विपत्ति के समय तुम्हारे काम आ सकूं, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हुआ। तुम सा मित्र अपना सौभाग्य की बात है रवि। उस रात महाकाली के पुजारी ने कहा था कि अपनी ही धुन में मस्त रविशंकर बीच में ही बोल उठा। सौभाग्य की बात तो तब थी कि सरकारी पदों की बजाय हम मृत्यु को आहन करने वाले देशभक्तों को संगठित कर सकते और हमारा आवास पर्वतों की उपत्यकाओं और घने जंगलों में होता। विदेशी बादशाहों और सरदारों के न्यायालयों को लूट लूट कर हम अपनी शक्ति और संख्या बढ़ाते रहते। जब कामरान अपने भाई हुमायूं से विद्रोह करके भारत आया था तो उससे हम लाभ उठा सकते थे। जब सूरी सुल्तान सलीम शाह की मृत्यु के पश्चात उसके साले सुल्तान अली आदिल शाह ने अपनी बहन के करुण क्रंदन और रुदन की उपेक्षा करते हुए उसके 10 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह का वध कर दिया था और सब जगह विरोध की भावनाएं भड़क उठी थी, हम उस समय आक्रमण करके सिंहासन पर कब्जा कर सकते थे। विदेशी सत्ता को सर्वथा निर्मूल करना उस समय कठिन न था। यदि साधन के बिना ऊंचे स्वप्न देखना अत्यंत मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि यदि इसे आधार मानकर कोई काम किया जाए तो पराजय, अपमान और मृत्यु के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। क्या अच्छा होता जो 2-4 राजपूत रजवाड़े ही हमसे मिल जाते, किंतु वे अपने मिथ्या अभिमान में डूबे हुए किसी को सुनते ही कब हैं। पहले तो उन तक हमारी पहुंच ही ना थी। यदि किसी के पास जाते तो वह पूछता, तुम कहाँ के राजा सामंत हो, तुम्हारी अपनी शक्ति क्या है? किंतु हम किस योग्य थे? सिवाय आवेश और काल्पनिक योजनाओं के हमारे पास था ही क्या? ना ही अब भी कुछ है। इसलिए वर्तमान साधनों द्वारा ही हम देश और धर्म की भलाई कर सकते हैं। 2 क्षण चुप रहे हेमू पुनः कहने लगा, तो साधन ना होते हुए वर्तमान शासन को अधिक न्यायप्रिय, कल्याणकारी और धर्मनिरपेक्ष बना लेना भी यदि सच्ची देशभक्ति और जाति सेवा नहीं तो भी देशभक्ति के स्थूल भाव के निकट अवश्य है। यह कृत्य उस वृक्ष की छाया की तरह है जो घर जैसा आराम तो नहीं दे सकता, किंतु गर्मी की झुलसती धूप में मार्ग के यात्रियों को 2 घड़ी शांति अवश्य प्रदान कर सकता है। हाँ, रविशंकर बोला, एक स्त्री जिसके पति, देवर, जेठ और ससुर का वध किसी बदमाश ने कर दिया है, यदि उसमें अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या करने की क्षमता नहीं तो उसे दिखावा करते हुए उस दुष्ट के कब्जे में तब तक रहना चाहिए जब तक उसे उस दुष्ट के भोजन में विष मिलाने या फिर सोते हुए गले पर छुरी फेरने का अवसर नहीं मिलता। हेमू ने सिर हिलाया। निसंदेह इस स्थिति में उस बादशाह की सेवा करना अच्छा है जो हिंदुओं को मुसलमानों के समान न्याय और अधिकार प्रदान करता हो। भूतपूर्व बादशाह सलीम शाह उदार हृदय व्यक्ति था। उसके हृदय में हिंदुओं के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावनाएं थी। वह हिंदुओं की हर बात की सराहना करता था। उपद्रवी पठानों और द्वेष भाव रखने वाले मुल्लाओं को उसके शासन में हिंदुओं पर अत्याचार करने का साहस कभी नहीं हुआ। वर्तमान बादशाह भी वैसा ही न्यायप्रिय है। यह ठीक है कि सिंहासन प्राप्त करने के लिए उसने अपने भांजे के रक्त में हाथ रंगे, किंतु पठान शासन के लिए ऐसा करते ही आए हैं। वे हिंदुओं से घृणा तो नहीं करते। रविशंकर कहने लगा, किंतु अभी तक उस बेचारे को हिंदू या मुसलमान से घृणा करने का अवसर ही कब मिला है। अभी तो भांजे के वध के कारण उसके विरुद्ध पैदा हुई
विद्वेष की आग को अपनी सद्भावना और उदारता से शांत करने में लगा रहा। कुछ पूरियां तो मंगवाओ। हाँ हाँ अभी लीजिए। अरे मधुसूदन चंद्रनाथ सोइए, तुरंत आन पहुंचा। थोड़ी गर्म पूरियां तो भेजो, लौकी की भुजिया भी दे जाना। बातों में इसके तो स्वाद का भी पता नहीं लगा। कोई फल हो तो ले आना। एक नौकर पूरियां व भुजियां डाल गया और दूसरा चांदी की 2 छोटी छोटी मीनाकारी वाली तश्तरियों में फल रख लाया। जब नौकर फल रख कर जा चुका तो वह बातचीत के उसी क्रम को आरंभ करता हुआ बोला, हाँ तो मैं कह रहा था कि ऐसे हिंदू प्रेमी बादशाह की नौकरी करना और मुसलमान अधिकारियों के अपनत्व भाव का उत्तर हार्दिक प्रेम से देना बुरा नहीं है, किंतु परस्पर मेल और प्रेम के ये भाव स्वतंत्र प्रकृति वाले ब्राह्मण रविशंकर को प्रभावित ना कर सके। वह उत्तेजित होकर कहने लगा, तुम इन यवनों के भारत प्रेम की बात को रहने ही दो। गजनी का महमूद और बल्लक का तैमूर लुटेरे थे, इसलिए वे कई बार आए और लूट मार करके चले गए, पर वर्तमान विदेशी बादशाह भारत में रहकर यहाँ शासन स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए इन्हें बाध्य होकर भारतीयों को अपनाना पड़ रहा है। भारतीय किसानों को प्रसन्न ना रखें तो लगान और कटाई किससे लें? व्यापारियों की रक्षा ना करें तो कर कैसे वसूल करें? सुयोग्य भारतीयों की शासन व्यवस्था में साझेदारी ना बनाएं तो साम्राज्य का प्रबंध कैसे हो? इन मूल बातों का तो हर शासक को ध्यान रखना ही पड़ता है। मजा तो यह है कि भारतीय आक्रमण करके किसी अन्य देश पर कब्जा कर लें और फिर वहां की प्रजा भारतीय तथा गैर भारतीय एकता के गुण गाएं और शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले गैर भारतीयों को परास्त करने में सहायता दें। इसलिए रविशंकर अपनी बात को अधूरी छोड़कर फल खाने लगा। हेमू की आंखों के सामने से एक पर्दा सा हट गया। मेरा अभिप्राय यह नहीं, रविशंकर कहने लगा, कि तुम ऐसे बादशाहों या पदाधिकारियों से सहकारी ना बनो क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। तुम कहो तो। हेमू ने पानी की घूंट भरी। ना मैं कुछ नहीं कहता। आकाश के नक्षत्र कुछ कहेंगे, देवेच्छा ही कुछ कहेगी। भोजन समाप्त कर वे उठे और हाथ धोने के लिए छत पर आ गए। आज्ञाकारी नौकर गुनगुने गर्म जल से भरा गंगा सागर और सफेद खद्दर का अंगोछा लिए वहां खड़ा था। दूसरा नौकर झूठे बर्तन उठाने के लिए अंदर चला गया। आपके नौकर बड़े सभ्य और आज्ञाकारी हैं श्री हेमचंद्र। समझदार रविशंकर ने नौकर के सामने अपने मित्र का नाम सम्मान पूर्वक लिया। ये सीखने वाली बातें हैं दोस्तों। संभ्रात घरों में जाकर नौकरों के कला कौशल की प्रशंसा करने का ढंग उसे आता था, क्योंकि नौकर चाकर स्वामी की आज्ञा होते हुए भी प्रशंसा के बिना आतिथ्य सत्कार में उपेक्षा भाव दिखाई देते हैं। दोनों ने बारी बारी हाथों को अंगोछे से पोंछा। रविशंकर बोला, हेमचंद्र, यदि मुझे सोने के लिए अलग कमरा मिल सकता हो तो ठीक है। आप तो जानते ही हैं मैं रात्रि के समय कुछ पूजा और देव साधना किया करता हूँ। उसके लिए एकांत की बड़ी आवश्यकता है। यह साधारण बात है, क्यों मधुसूदन? हाँ महाप्रभु। यह 7 वाला कमरा साफ है ना? जी हाँ। तो इसी में पंडित जी के लिए एक पलंग पर साफ सुथरा बिस्तर बिछा देना और फानूस जला देना। एक पानी का लोटा भी। रविशंकर बोला, बहुत अच्छा महाराज। दोनों फिर बैठक में आ गए। हाँ जी। हेमू ने बातचीत का क्रम जारी रखते हुए कहा, आकाश के नक्षत्र क्या कहते हैं? तुमने ज्योतिष पढ़ा है, फिर बताओ देश की स्थिति कैसी रहेगी। ज्योतिष में निपुणता प्राप्त कर लेता तो बहुत कुछ बता सकता था, किंतु जितना सीखा है उसी के अनुसार कहता हूँ। देश के लिए आगामी कुछ 1 वर्ष अतिशय भयानक है। बादशाहों में घोर युद्ध होंगे, सामंत मारे जाएंगे, लूटमार और अग्निकांड होंगे। जनता कहीं भी सुख का सांस नहीं ले सकेगी। भारत में गोवध हुए हैं, मंदिर ध्वस्त किए गए हैं और पतिव्रताओं के सतीत्व भंग किए गए हैं। अतः देवता भारतीयों की क्लीवता पर कुपित हो गए हैं। अनावृष्टि होगी, अकाल पड़ेगा, आदमी को खाने के लिए उद्यत हो जाएगा। ऐसी भयानक महामारी फैलेगी कि शमशान धधकती चिताओं से भर जाएंगे। रोगी को
वैद्य के पास और मृतक को मरघट तक ले जाने वाला कोई ना मिलेगा। मार्ग और गलियों में लाशें ही लाशें दिखाई देंगी। हेमू चौंक कर उठ बैठा। ईश्वर के लिए कुछ अच्छे वचन मुंह से निकालो रविशंकर। तुम ऐसी दुखद और भयानक भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिष कहाँ से सीख आए हो? शुभ और अशुभ दोनों बातें बताने वाला ज्योतिष एक ही है। यदि बादशाह के पास तुम्हारी कुछ पहुंच है अथवा सेना और अन्य सरकारी आवश्यकताओं के लिए सामग्री का प्रबंध करने में तुम्हारा कुछ हाथ है तो इतनी सामग्री खरीद कर, ठीक है ना, खरीद कर सुरक्षित रखने का प्रबंध कर लो जो कई वर्षों के लिए पर्याप्त हो। मेरी बात को परिहास ना समझो, यह इतनी सत्य और सरल है जैसे प्रातः सूर्य का उदय होना और साय को अस्त हो जाना। भाई यहाँ तक ये मेरे ख्याल से पर्याप्त है। अगली वीडियो में अब हम आगे का देखेंगे कि क्या राजा प्रबंध करने के लिए कहता है। तो ठीक है जी, और नमस्ते जी, जय श्री राम।